नमस्कार दोस्तों, फोकस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम आज पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, परमाणु सिद्धांत और तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के डोबेलियर के ट्रिक और न्यूटन का षटक नियम हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो मेंडलीव ने क्या किया, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में जमा है। बढ़ते हुए क्रम का मतलब कम वाला पहले, ज्यादा वाला बाद में। तो उन्होंने क्या देखा कि एक निश्चित क्रम, निश्चित अंतराल के पश्चात में क्या हो रहा था, समान गुणों वाले जो तत्व थे वो वापस से आ रहे थे, पुनरावृत्ति वापस से हो रही थी। तो उन्होंने इस आधार पर अपना आवर्तन नियम दिया। वो आवर्तन नियम ये था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। यह उनका आवर्तन नियम था। किनका? मेंडलीव का। मेंडलीव ने क्या कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भार, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था। तो क्या था? परमाणु भार। उन्होंने क्या कहा, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम तत्वों को रखें तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की आवर्ती फलन मतलब की पुनरावृत्ति होती है। तो उन्होंने देखा, सबसे पहले उन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई। आवर्त सारणी की विशेषता पढ़ लेते हैं। तो इनकी आवर्त सारणी में जो खड़ी रेखाएं थी उनको तो उन्होंने बोला वर्ग। ये जो खड़ी रेखाएं हैं इनको क्या बोला? वर्ग। और जो आड़ी रेखाएं हैं ये इस प्रकार से, इनको क्या कहा उन्होंने? आवर्त। वर्ग की जो संख्या थी वो थी, वर्ग की संख्या थी 8। कितनी थी? 8। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? 8 थी, जिसमें 1 से लेकर 7 तक के जो वर्ग थे उनको ए व बी दो वर्गों में बांट रखा था। आप देख सकते हो, फर्स्ट वाला ए बी, सेकंड ए बी, ऐसे करके यहां तक 7वें आवर्त वर्ग तक उन्होंने ए और बी में बांट रखा था। जबकि 8वां जो वर्ग था उसे 3 उपवर्गों में बांट रखा था। कितने? 3 उपवर्गों में बांट रखा था। ठीक है। उस समय तक उत्कृष्ट गैसें जैसे हीलियम, नियोन, इनकी खोज नहीं हुई थी, तो उनको इसमें जगह नहीं दी गई। लेकिन जैसे इनकी खोज हुई तो उनको अलग से समूह बनाकर इसके जस्ट पीछे यहाँ रख दिया गया। अब अपन आवर्त की संख्या यहाँ थी इनकी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितनी थी? 6, जिसमें 1, 2, 3 तक तो सिंगल वे में थे। फिर चौथा, 5वां और 6ठा जो आवर्त था उन्हें भी 2 भागों में, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में इस प्रकार से डिवाइड किया हुआ था। मैंने आधी सारणी बनाई है क्योंकि समझाने के लिए इतनी काफी है। ठीक। तो ये तो रहा मेंडलीव की आवर्त सारणी का स्वरूप। अब इनकी विशेषताएं क्या थी? तो इनकी विशेषताएं ये थी कि मेंडलीव ने जो वर्ग के जो शीर्ष थे, ऊपर ही ऊपर उन्होंने वहां पर इन तत्वों के क्या बना रखे थे? ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड। क्या बना रखे थे? ऑक्साइड व हाइड्राइड। ऑक्साइड व हाइड्राइड का निर्माण कर रखा था यहाँ पर, R2O RH, इस प्रकार से ऊपर। इसके अलावा उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि एक ही तत्व, मतलब एक ही वर्ग में आने वाले सभी तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म एक जैसे हों। इसके लिए उन्हें कहीं कहीं पर
बढ़ते हुए परमाणु भार को तोड़ना पड़ा। जैसे ये है टेल्यूरियम, इसका परमाणु भार है 127.6 और आयोडीन का है 126.9। तो आना कौन पहले चाहिए था? आयोडीन यहां पर, और टेल्यूरियम कहां आना चाहिए था? यहां। लेकिन इस आयोडीन के गुण इनसे मैच नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक ही वर्ग में एक जैसे गुण वाले तत्वों को रखा जाए। तो उन्होंने टेल्यूरियम को पहले रख दिया और आयोडीन को बाद में रखा। इसके अलावा इन्होंने अपने आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे। ये देखो, ये रिक्त स्थान छोड़े। इन्होंने क्या किया, जब ये आवर्त सारणी बना रहे थे तो जैसे कैल्शियम खोजा, कैल्शियम के बाद में इनको क्या मिला? डायरेक्ट टाइटेनियम। और उन्होंने यहां पर एक रिक्त स्थान छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे नहीं पता यहाँ क्या आएगा, लेकिन कुछ तो होगा जिसका गुण किसके जैसा होगा? बोरोन के जैसा होगा। यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ दिया और उसका नामकरण भी क्या कर दिया? नाम लिख दिया उसका एका बोरोन। क्या बोल दिया उसको? एका बोरोन। इसी प्रकार यहाँ पर एक जगह छोड़ी, उसका नाम इसके पूर्व वाले तत्व की जैसे नाम लिख दिया उसका एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम। और यहाँ पे जो रिक्त स्थान छोड़ा उसका नाम लिख दिया एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन। तो ये तीन इन्होंने क्या छोड़े थे? रिक्त स्थान छोड़ दिए और भविष्यवाणी कर दी कि भविष्य में यहाँ कुछ तत्व खोजे जाएंगे जो इन स्थानों पर आएंगे। और जब तत्वों की खोज हुई तो इनकी जगह पर तत्वों की खोज हुई। एका बोरोन की जगह यहां पर स्कैंडियम तत्व आया। कौन सा आया? स्कैंडियम। यहां पर क्या आया? स्कैंडियम। लिख देते हैं यहां पर स्कैंडियम। एका बोरोन नहीं, एका बोरोन की जगह तो स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम की जगह आया यहां पर गैलियम। क्या आया? गैलियम। और एका सिलिकॉन की जगह आया यहां पर जर्मेनियम। जी। तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या आएगा, लेकिन आएगा जरूर। कोई ना कोई तत्व होगा जो जिसके गुण किसके जैसे होंगे? बोरोन के जैसे होंगे। तो उनकी ये भविष्यवाणी भी क्या रही? सत्य रही। तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि भविष्यवाणी उनकी क्या रही? सत्य। ये तो रही उनकी विशेषताएं। अब हम उनकी कमियां देख लेते हैं। तो पहली कमी ये रही इनकी कि इनका जो आधार था वो ये था परमाणु भार का बढ़ता हुआ क्रम। आधार ये था। तो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में जमाते आप। इन्होंने जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, एल्यूमिनियम का ज्यादा होता है और सिलिकॉन का कम होता है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम को पहले रख दिया। इसी प्रकार यहाँ पर वेनेडियम और क्रोमियम, वेनेडियम का ज्यादा होता है, क्रोमियम का कम होता है, तो फिर क्रोमियम पहले आना चाहिए था। और इसका तो अभी देखा आपने टेल्यूरियम और आयोडीन। तो ऐसे 3-4 जगह इन्होंने क्या किया? परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम का खंडन कर दिया, जो इनकी पहली कमी रही। इसके अलावा इन्होंने एक ही वर्ग में अलग अलग गुणों वाले तत्वों को रख दिया। जैसे कि ये पोटेशियम के साथ में कॉपर को रख दिया एक ही वर्ग में। इनके गुण तो एक जैसे नहीं, तो इनको क्यों रखा साथ में? नंबर 2 कमी ये रही। नंबर 3 कमी ये रही इनकी कि इन्होंने समस्थानिकों को कोई जगह नहीं दी। समस्थानिक अपने आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई जगह नहीं दी। अब ये समस्थानिक क्या होते हैं? तो समस्थानिकों को जान लेते हैं पहले कि समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनका परमाणु क्रमांक का मतलब है उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। तो एक ही तत्व के ऐसे रूप जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या रहे? एक जैसी रहे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? अलग अलग हो। जिससे हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिलाकर क्या लिखते हैं? अपन परमाणु भार लिखते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या तो एक जैसी रहेगी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी।
तो फिर परमाणु भार भी अलग अलग हो जाएंगे। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। ये हाइड्रोजन होता है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है और इसका परमाणु भार भी 1 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 1 है और न्यूट्रॉन की 0 है। इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है और इसका परमाणु भार 2 है। कितने हैं? 2। इसमें प्रोटॉन तो 1 है और न्यूट्रॉन 1। इसी प्रकार इसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार कितना है? 3 है। इसमें प्रोटॉन की संख्या है 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2। अब ये तीनों एक ही तत्व के रूप हैं, एक ही तत्व के ऐसे रूप हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या है? एक जैसी, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने के कारण इनके परमाणु भार क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं। और इनका जो आधार था वो तो परमाणु भार था। तो समस्थानिकों के परमाणु भार भी तो अलग अलग होते हैं। तो इन समस्थानिकों को भी कोई जगह देनी चाहिए थी इनको, जो ये नहीं दे पाए। ये इनकी कमी रही। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनके आवर्त सारणी का महत्व क्या रहा। इनकी आवर्त सारणी का महत्व यह रहा कि इन्होंने एक टेबल बना दी, जिससे जो हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे अगले वीडियोस में, उसको बनाने में सहायता मिली। आधुनिक आवर्त सारणी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।